हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का जो शेड्यूल है वो डिक्लेयर हो चुका है, जो कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है क्लास 10th के, वो जो है 24 फरवरी से जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। अगर किसी ने इसका डिटेल वीडियो देखना है, नहीं देखा है, इसके बारे में पता नहीं है, तो वो इसी चैनल पर जो इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं उसके बारे में, कौन से सब्जेक्ट का कब पेपर है, तो वो आप देख सकते हैं। तो उसी के ध्यान में रखते हुए मैं आपके समक्ष यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 बिल्कुल एकदम बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को लेकर हाजिर हो रहे हैं और बिल्कुल सेम क्वेश्चन पेपर है जैसा कि आपको मिलेगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, पेपर का लेवल क्या रहेगा, तो वो सारी की सारी चीज़ों से आप रूबरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जैसा कि आपको पता है समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा और इसमें जैसा कि आपको पता है 20 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, इसमें सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं। आप इसका जो है बहुत अच्छे से नोट कर सकते हो क्वेश्चन पेपर को, और नोट करने के बाद आप इसको जो है प्रिंट भी करवा सकते हो और इसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। और जब आप पेपर दे के आएँ तो इस क्वेश्चन पेपर से मिलाइएगा ज़रूर। इससे जो है आपका 80 to 90% तक क्वेश्चन पेपर फंसने के चांस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखने को मिलेगा आपको किसी भी शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि आपको पता है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1922। ठीक है, इसी के बाद चौरी चौरा कांड की वजह से जो गांधी जी ने अपना जो आंदोलन है उसे स्थगित कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो जैसा कि आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूएनओ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको पता है, ये न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर थे, तो मार्टिन लूथर शासक, वैज्ञानिक, धर्म सुधारक, तो ये कौन थे? समाज सुधारक। देखिए, क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो सीधा सिंपली आपको आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ा और आपको पता है कि ये इसका करेक्ट है तो ठीक कर दीजिए। एक क्वेश्चन क्या होता है जिसको आपको अगर नहीं पता है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको उसको क्वेश्चन को आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड जिसे कहते हैं। उससे क्या आपको ये देखना है कौन कौन से जो है ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो उस बेस पर भी आप जो है उस राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो सिंपली आपको पता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, जैसा कि आपको पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ओके, तेलंगाना 29वां राज्य बना था, लेकिन जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो है बन गया, तो इसलिए 29 से घट करके पुनः जो है 28 राज्य हो गए हैं। और किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो जैसे कि आपको पता है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयोगी मानी जाती है, तो ये गुजरात राज्य में पाई जाती है काली मिट्टी। इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो जैसा कि आपको पता है रबी की फसल कौन सी है? तो जैसा कि अगर आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आपको ये नहीं पता कि रबी की फसल कौन सी है, लेकिन ये पता है ये नहीं होगा। तो जैसे कि चावल क्या रबी की फसल नहीं है, मक्का भी रबी की फसल नहीं है, कपास भी
रबी की फसल नहीं है। तो क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गेहूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा होगा, तो जैसे कि समझ लो, इसको आपको आंसर नहीं पता इसका, आप तो इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं, तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत तो जैसा कि आपको पता होगा, कोयला क्या है, कोयला से जो एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है, तो जो लाइट आती है प्रोवाइड होती है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट होते हैं जो, तो ये कोयला तो परंपरागत स्रोत हो गया, पेट्रोलियम भी परंपरागत स्रोत हो गया, और प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस जिसे सीएनजी कहते हैं, आजकल आमतौर पर बहुत इसका प्रचलन है, तो ये भी जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो क्या बचा, ऑप्शन डी, बी बचा, सॉरी ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी 10, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। तो उत्पादन का साधन क्या है, उत्पादन का साधन लाभ, सेवाएं, कर। तो इसका राइट आंसर होगा पूंजी, जैसा कि अगर आपने पढ़ा होगा और तो आपको याद भी होगा, मैंने क्लास में भी बताया था ये। क्वेश्चन नंबर 11, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। तो हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, तो हेमेटाइट किसका अयस्क है, ये जैसा कि आपको पता है ये लौह अयस्क है, हेमेटाइट क्या है, लौह अयस्क है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रक के बारे में जैसे मैंने बताया था, तो कृषि जो होता है वो किस क्षेत्र से संबंधित होता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र से क्या आते हैं, सारे के सारे जो मछली पालन है, मुर्गी पालन है, खेती है, किसानी है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक में। द्वितीय क्षेत्रक में औद्योगिक वगैरह आते हैं, और तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं, कर्मचारी वगैरह। तो प्राथमिक क्षेत्रक से क्या संबंधित हो जाएगा, तो प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा कृषि से संबंधित। कृषि क्षेत्रक किससे संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में यहाँ औरतों को आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में कहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था है, देखिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, और आप देखेंगे कितने क्वेश्चन, एक से एक जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सेलेक्टिव अप्रोच के साथ मैंने रखे हैं इसमें, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है इनके आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इनको आप नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए, आप देखेंगे कि जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर होगा। भारत में यहाँ औरतों को आरक्षण की व्यवस्था है, तो जैसा कि आपको पता है लोकसभा, विधानसभा और मंत्रिमंडल, इसमें जो है महिलाओं का जो रिजर्वेशन है सीटों का वो नहीं है, लेकिन पंचायती राज की संस्थाएं हैं उनमें 1/3 जो महिला सीटें हैं वो रिजर्व हैं। तो ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पंचायती राज की संस्थाएं। और क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो जैसा कि आपको पता है जो विषय की सूची है, जैसे राज्य सूची और संघ सूची, और तीसरा होती है समवर्ती सूची। 3 सूचियां होती हैं, जिसमें केंद्र के विषय आते हैं उसको कहते हैं संघ सूची, जिसमें राज्य के विषय आते हैं जैसे पुलिस वगैरह तो वो क्या होगी, राज्य सूची, और जिसमें दोनों को मिलाकर या दोनों में से कोई नहीं तो वो होगा समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का विषय कौन सा है, शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची का विषय। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है। तो विदेशी व्यापार किसके मध्य होगा, 2 नगरों के मध्य तो होगा नहीं, उसको तो अंतर्राज्यीय व्यापार कहेंगे। 2 प्रदेशों के मध्य नहीं होगा, तो क्या होगा, 2 देशों के मध्य होगा, तभी तो कहेंगे विदेशी व्यापार में किसके मध्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 देशों के मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो जैसा कि आपको पता है सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 में पारित हुआ, तो इसके लिए आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी के बारे में पूछा है। तो जैसे कि आपको पता है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है, तो काली मिट्टी होती है।
लेकिन चाय की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी होती है, वो होती है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जैसा कि आपको पता, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, जेनेवा। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए जेनेवा में और किसका मुख्यालय है, तो वो है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो भी जेनेवा में ही स्थित है। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव का। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, यानी कब हुई थी? डेट पूछा है आपसे, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी 1992 में भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20 हो गए तो ये ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे, और फिर आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो कि 16 अंक के होंगे, जिसमें 4 प्रश्न आपको करने होंगे, और उसमें अथवा में आपको एक ऑप्शन रहेगा, तो आप उनमें से चुन सकते हैं, दो में से कोई एक करना होता है। जैसे कि क्वेश्चन है, शहरीकरण से क्या तात्पर्य है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा में आपके लिए परिवहन क्यों आवश्यक है, ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आएगा चारों सेगमेंट से लघु उत्तरीय प्रश्न में। एक हिस्ट्री का होगा, एक क्वेश्चन आपको करना होगा वो पॉलिटी का हो सकता है, और एक ज्योग्राफी, और एक सबका होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रोलेक्ट एक्ट। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन का दमन किस प्रकार किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर ये आपको नहीं आता है, अगर ये नहीं आया तो फिर ये जरूर आएगा, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? ठीक है, तो इन दोनों में से आप जो है इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा, और आपका एक न एक क्वेश्चन जरूर इनमें से देखने को मिलेगा आपको, जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें सेम क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा में आपके लिए क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, जो कि मैंने क्वेश्चन कराया था ये, तो आप इसको जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप मृदा अपरदन के बारे में लिख दीजिए, और चाहे तो आप चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका होगा पॉलिटी से। तो इसमें पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा। अगर ये आपको याद नहीं है तो अथवा में संघवाद से क्या आशय है? ठीक है, दो चैप्टर के नाम है, संघवाद और सत्ता की साझेदारी, तो आप उनको अच्छे से रिवाइज करिए, इनसे एक एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो हम लघु उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर चुके हैं सॉल्व। आप देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 24 अंक के होंगे, जिसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके पास ऑप्शन होगा। हर क्वेश्चन को पूछने के लिए 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको अथवा में कोई भी एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे? तो देखिए, ये जो 4 क्वेश्चन होंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 6 अंक का होगा। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, इसके बारे में लिखिए। ठीक है, और उनके द्वारा आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे? तो ये अगर आपने क्लास करी होगी और आप रेगुलर स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं तो आपको पता होगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप अथवा में ये लिख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इंडिया क्विक मूवमेंट, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। तो भारत में क्या है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, तो इसके बेस पे आप लिख सकते हैं कोई 4 बेनिफिट। ठीक है, अथवा में आप लिख सकते हैं, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। अगर आप रेगुलर क्लास लेते होंगे तो आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 3,
परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तो ये आप लिख सकते हैं, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। और अथवा में आप कर सकते हैं गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब आप लास्ट क्वेश्चन है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4, भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। भारत में वैश्वीकरण, तो ये लिख सकते हैं आप, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव, किस प्रकार प्रभावित हुआ भारत वैश्वीकरण से। तो अगर आपको ये लर्न नहीं है तो आप मनरेगा से आप क्या समझते हैं ये लिख सकते हैं, ये जो मैंने रिसेंटली कराया था क्लास में। और इसके बाद तो आपके अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 20 मार्क्स के, तो देखो ये हो गए आपके 20 मार्क्स के हो गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव 20, और फिर 16 मार्क के हो गए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, तो 20 और 16 हो गए 36 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गए 24 के। तो 36 और 24 यानी 60 मार्क्स हो गए, 60 हो गए, और क्वेश्चन पेपर होगा आपका 70 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स बचे, उसमें मानचित्र कार्य से संबंधित होंगे। कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन है कि मानचित्र कार्य से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो 10 अंक के आएंगे, तो वो 10 अंक के तो आएंगे, लेकिन उसमें 10 अंक में जो आपको मानचित्र में अंकित करना होगा वो सिर्फ 5, उसके लिए 5 अंक होंगे, और 5 अंक होंगे आपको उस पार्टिकुलर प्लेस का नाम लिखने के लिए। ठीक है, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। अगर आपने मानचित्र में नहीं भी दर्शाया तब भी आप इसमें 5 क्वेश्चन 5 नंबर के कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है, वह स्थान जहां जनरल डायर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। तो इसमें जैसे एक एक नंबर का डिवाइडेशन होगा, या फिर आधे आधे नंबर का भी हो सकता है, 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे वह स्थान जहाँ जनरल डायर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, तो जो आपको पता है उसका नाम लिख दोगे। तो वह कहाँ था, अमृतसर यानी पंजाब में, जलियांवाला बाग। तो अगर आपने इतना लिख दिया तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और अगर वो चित्र बना करके जलियांवाला बाग का और उसमें दर्शा दिया उस पार्टिकुलर विशेष स्थान को, तो फिर उसका 1 नंबर और मिल जाएगा। तो फिर इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आधे आधे नंबर का होगा तो फिर 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही ये करना है। क्वेश्चन नंबर 2, वह स्थान जहां नेहरू जी की अध्यक्षता में सन 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए नेहरू जी की अध्यक्षता में सन 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। अगर आपको ये प्लेस का नाम पता है तो आपका 1 नंबर पक्का है फिर। ठीक है, और अगर आप इसको चित्र में दर्शा देंगे तो 1 और नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नागार्जुन सागर बांध को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, ठीक है, उसको दर्शाने के लिए भी 1 और नंबर मिलेगा आपको। आधे मार्क्स दर्शाने के लिए, आधे मार्क्स उस प्लेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, कॉफी उत्पादक राज्य, तो आपको पता ही है, अगर राज्य का नाम आपने लिख दिया तब भी आपका आधा नंबर हो जाएगा। तो उसका आंसर होगा केरल। ठीक है, और उसको मैप द्वारा अगर दर्शा देंगे तो फिर पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह स्थान जहाँ दांडी मार्च शुरू हुआ। तो दांडी मार्च कहाँ शुरू हुआ, तो अगर आपने ये लिख दिया तो आप उसके लिए आधा मार्क्स मिल जाएगा, और उसको अगर चित्र में दर्शा दिया तो फिर उसके लिए पूरा मार्क्स मिलेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। आप इसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार देखिए। ठीक है, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं आप, और इन क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा, आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, इनसे काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो है सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।